हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों का आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आज की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन में का पार्ट 18 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 17 पार्ट 17 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इसके पार्ट 17 तक की वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको इस क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा, सामाजिक विज्ञान के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 18 वाले क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है, मतलब कि भारत से बेहतर है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो आपको आंसर सही लगता है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर टाइप करते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर टाइप करते हुए चलिएगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है रिवीजन होता चला जाएगा। और आपको करना क्या है, तो सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवाते हुए चलेंगे और आपको सभी के सभी क्वेश्चन क्लास में ही याद हो जाएंगे, इसलिए आप सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिस देशों में से इसकी स्थिति, आर्थिक जो स्थिति है वह इससे बेहतर है। बांग्लादेश की, नेपाल की, म्यांमार की या फिर श्रीलंका की। तो ये सभी के सभी देश भारत के पड़ोसी देश ही हैं। लेकिन भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसकी आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर है मानव विकास की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह कौन सा देश है, तो श्रीलंका देश है। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पंजाब को, हरियाणा को, गुजरात को या फिर बिहार को। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक बिहार बोर्ड में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमने आपको संस्कृत में बिहार के बारे में, बहुत ही प्रसिद्धि के बारे में, उसके विख्यात के बारे में, उसकी बड़ाई के बारे में, प्रशंसा के बारे में पढ़ाया, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार के प्रति हम लोगों का जो गर्व था उस गर्व को थोड़ा कम कर देती है। तो बिहार ही एक ऐसा राज्य जिस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जिस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर अनेक। मतलब कि पूछा यह जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक्स है वो कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था कुल 3 प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार 3 हैं। इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब इनमें से ऐसा कौन देश है जिस देश में अभी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जापान, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो रूस एक ऐसा देश है जिस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो रूस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग के सभी वर्ग से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है वह सभी के सभी वर्ग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्गों से। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। और नीति आयोग की कब हुई थी, क्या में 2005 या फिर 2015 ईस्वी में। तो नीति आयोग की स्थापना भारत में 2015 ईस्वी में हुई थी। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की 1950 हुई थी। तो एक क्वेश्चन में हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का आपको से याद रखना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, कृषि, बेरोजगारी, बीमा या फिर परिवहन। मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा क्रिया जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आर्थिक से रिलेटेड हमारी क्रिया नहीं है। तो बीमा एक ऐसी क्रिया है जो कि एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीमा, इंश्योरेंस जो होता है वह एक आर्थिक क्रिया नहीं है। इनमें से किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको इस कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, बच गया सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो आपको सभी के सभी याद रखना है। क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो एक प्राथमिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो एक द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं।
भारत की जो अर्थव्यवस्था वह कैसी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में, रूस में, भारत में, या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो जस्ट आपने पहले पढ़ा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक ही क्वेश्चन होता है, बस आप पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को चाहे कैसे भी पूछ दिया जाए आप 100% उसका सही आंसर करेक्ट कीजिएगा। इसलिए आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। तो इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है, जो डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, यूपीआई के ट्रांजेक्शन में, ये एटीएम कार्ड में, तो ये जो डेबिट कार्ड है इससे संबंधित क्या है, एटीएम के प्रणाली से संबंधित ये है, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से ही संबंधित है। और पहले एटीएम कार्ड से सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती थी, लेकिन डेबिट कार्ड से अभी यूपीआई, बहुत सारे ऐसे फंक्शन ला दिए हैं जो कि डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, तो डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, या फिर भूमिगत जल। तो पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो कि नवीकरणीय, मतलब उसको बार बार आप नवी कर सकते हैं, बार बार उसको पुनः प्रयोग के लिए बना सकते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस तो आप अच्छे से जानते हैं कि इनका निर्माण करोड़ों वर्षों में होता है, और इसको अगर भंडार समाप्त हो जाए तो फिर से इसको बनाना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भूमिगत जल है, भूमिगत जल जैसे समाप्त हो जाएगा आप इसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं, फिर से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो भूमिगत जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने आपको इसका आंसर बताया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कीजिए। हमने आपको नीति आयोग वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया था, तो क्या होगा, 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1991, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको 1950 तो बता दिया था, अब हम आपको फिक्स तारीख भी बता देते हैं। तो जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। तो योजना आयोग से आपके रिलेटेड दो क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। और अगर यह पूछ दिया जाए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 ईस्वी में हुई। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिहार में जो जीवन यापन का उद्योग साधन में क्या है, बिजनेस है, व्यापार है, उद्योग है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में जो जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि है, क्योंकि बिहार की 80% से 85% की जनसंख्या कृषि पर ही आर्थिक अपना जीवन निर्वाह करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, खेती बाड़ी है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, मतलब पूरे देश में, पूरे भारत देश में जो सब्जी का उत्पादन होता है उस सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरे नंबर पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, या फिर नेपाल की। तो इस क्वेश्चन को लगता है कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का यही था कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो कि मानव विकास की दृष्टि से भारत से अधिक बेहतर माना जाता है, मतलब उस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका है और उसी देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका देश की। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इस क्वेश्चन को जस्ट पहले हमने आपको बताया था। इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिए। सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। तो आपको तीनों क्षेत्रों को याद रखना है। इन तीनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, अर्धविकसित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय ही अधिक होगा, इनकम सोर्स ही अधिक होगा, तो वह देश तो कन्फर्म है कि विकसित ही कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, जो गरीबी है कैंसर रोग की तरह, इस पंक्ति को किसने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रो लेविस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्री कुजनेट थे, इन्होंने इस पंक्ति को कहा था कि गरीबी
कैंसर रोग की तरह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थशास्त्री कुजनेट ने। हम आपको पंक्ति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जिमरमैन का है। एक यह पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह पंक्ति किसके द्वारा उक्त है, किसके द्वारा यह कहा गया? तो वह पंक्ति कहा गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो आपको तीनों पंक्ति याद रखना है। गरीबी रोग कैंसर की तरह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या फिर इनमें से किसी भी क्षेत्र को नहीं। तो हमने आपको जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि आपका क्षेत्र से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछा ही जाएगा। आपने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ा, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। तो इसमें पूछा जा रहा है द्वितीय क्षेत्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2008 से 13, 6 से 11, 9 से 14 या फिर 7 से 12। तो जो 11वीं पंचवर्षीय की योजना थी वह 2007 से 2012 ईस्वी तक की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक की थी। आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास या फिर मानवीय संसाधन। तो ये जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, यही सामाजिक संस्थाएं आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक भी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, मतलब कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का सूचक है वह क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या फिर ये सभी। तो ये सभी के सभी ही जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक क्षेत्र की गति तीव्र हो जाती है, सामान्य हो जाती है, मंद रहती है या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उससे जो आर्थिक विकास की गति होती है वह मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक क्षेत्र में जो विकास की गति होती है वह मंद हो जाती है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों या फिर इनमें से सभी संसाधनों से। तो एक अर्थव्यवस्था को जो सृजन होता है वह प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी और मानवीय संसाधनों से भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, निर्माण होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1951 में, 52 में, 54 में या फिर 1956 ईस्वी में। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है वह कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर किसी व्यक्ति की किसी निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इससे पहले आपने पढ़ा कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2007 से 12 तक की थी। तो भारत में जो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, वह कब से कब था? 50 से 55, 51 से 56, 52 से 57 या फिर 1954 से 1959 ईस्वी तक। तो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था वह 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 से 1956 तक। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर या फिर लोक कल्याण पर। तो जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, उससे समाज अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर, सभी लोगों की भलाई पर, सभी लोगों के कल्याण पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मतलब इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश की क्या विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, एवं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। बिहार एक राज्य है। जो बिहार एक ऐसा राज्य है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, फिर कृषि प्रधान है। तो कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने आपको बताया था, बस क्वेश्चन के आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बिहार एक कैसा राज्य है? तो हमने आपको बताया कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य से अपना जीवन निर्वाह करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार एक कैसा राज्य है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार सृजन करना, निर्धनता निवारण या फिर उपयुक्त सभी के सभी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था वे तीनों के तीनों थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के सभी कारक ही
लोकतंत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप या फिर उपयुक्त सभी। तो बिहार को पिछड़ापन इसलिए है, बिहार को पिछड़ा राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसलिए पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि भी है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, मतलब अधिक से अधिक लोग कृषि कार्य को करती है, कोई उद्योग और बिजनेस नहीं करना चाहता है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप भी है क्योंकि बिहार का शो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। उन नदियों के कारण वहाँ के जान माल की फसलों की हानि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी कारण ही बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की माप के लिए ही प्रति व्यक्ति आय किया जाता है, वही एक उपयुक्त सूचकांक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी 1901 में, 5 में, 7 में या फिर 1912 ईस्वी में। तो लोहा एवं इस्पात कारखाना को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो उसमें जो कारखाने की स्थापना हुई थी वह 1907 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत या फिर इंडोनेशिया। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत तो एक विकासशील देश अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, विकसित देश कहलाता है अमेरिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अमेरिका। अविकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का जो अधिकांश भाग होता है किसी में संलग्न रहता है? प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या निर्भर रहती है वही अविकसित देश रहता है। जैसे कि आप बिहार को उदाहरण में लीजिए, बिहार की अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी रहती है, कृषि क्षेत्र से वह अपना जीवन निर्वाह करना चाहती है, इसलिए तो बिहार पिछड़ा राज्य है। इसका कहना यही है कि जिस देश की कार्यशील जनसंख्या सबसे अधिकांश भाग जो संलग्न रहेगी कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, वह अविकसित देश कहलाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि जो फसल होता है, जो कृषि होता है, उससे ज़्यादा कोई खाने को सिर्फ हो जाता है, उससे किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं हो सकता है, उससे किसी प्रकार का कोई आप बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हैं, पैसे को नहीं जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, जो उद्योग होता है, उससे आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें एवं दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य में खाद्य फसलों का भी उत्पादन होता है और व्यावसायिक फसलों का भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों एवं भी दोनों प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवं भी दोनों। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात का संचार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक संरचना का जो एक मुख्य अंग है वह यातायात एवं संचार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यातायात एवं संचार। आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? जीविका उपार्जन, मनोरंजन एवं भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उन आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह जीविका उपार्जन ही होती है, अपनी जीवन को चलाना ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर में से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र और पशुपालन, मत्स्य पालन ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंग है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि एक सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी सामाजिक संरचना का अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर व्यक्त निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की समिति पर, इनमें से। तो जो देश के विकास का स्तर का आधार निर्धारित किया जाता है वह इनमें से सभी के सभी चीज़ों पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी, साक्षरता दर पर भी और स्वास्थ्य की स्थिति पर भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी कारणों पर किसी भी देश के विकास का स्तर उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया।
गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अधिकतर संभावना थी इन सभी क्वेश्चन को। और अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ में कोई दिक्कतें हुई होगी, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को स्पीडली एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। और अगर आपको डेली क्विज करना है, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और अधिक रिवीजन करना है तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन सर्च करके 1000+ मेंबर वाले जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप को 100% ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 18वां क्लास था। इसके बाद मात्र इसका 2 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आपने इसके 20 क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप जैसे इसका प्लेलिस्ट समाप्त होगा 20 के 20 क्लास को फिर से स्पीडली अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। सोशल साइंस के एग्जाम में ऐसा कोई सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, हम आपको 800+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से छाट के पढ़वाएं और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है जैसे कि संस्कृत, इंग्लिश और सोशल साइंस जैसे कि हिंदी, तो उन सभी के प्लेलिस्ट पेज में जाकर आप सभी के सभी क्रैश कोर्स को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।